चलिए बाबा, आज की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे अपना रिवीजन ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी। सर एक लिंकिंग दीजिए। यस बेटा, लिंकिंग ले ले। हमने सीखना स्टार्ट किया था जीएसटी गुड्स और सर्विसेज से। अगर सर गुड्स और सर्विस आपने सप्लाई कर दिया, सप्लाई या तो सर इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। सर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो उसके ऊपर आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, आईजीएसटी लेवी होगा। और सर इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया सर, तो जीएसटी को कलेक्ट करेगा और पे करेगा एक टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा? कैलकुलेट करेगा जीएसटी, जो जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। वैल्यू ऑफ सप्लाई में रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई करेगा और ये अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको कलेक्ट करके पे करना है। तो यही चीज चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर बोलता है कि जीएसटी का चार्ज कब आता है। ये बोलता है यहाँ पे सेक्शन नंबर 9 सीजीएसटी का चार्ज क्रिएट करता है और सेक्शन नंबर 5 आईजीएसटी का चार्ज क्रिएट करता है। तो सर सीजीएसटी का सेक्शन नंबर 9 में 91, 92, 93, 94 एंड 95 की बात करता है। वैसे ही सेम सेक्शन नंबर 5, 51, 52, 53, 54 एंड सेक्शन नंबर 55 की बात करता है। तो सेक्शन नंबर 91 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 91 बोलता है कि सर कब जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी लगेगा अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू एट द मैक्सिमम रेट ऑफ 20% लगेगा। सर ये जो रेट है ये नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल होगा। कलेक्ट करेगा और पे करेगा एक टैक्सेबल पर्सन। जो मैंने ये बोला आपको सीरियल ऑर्डर में, यही चीज इन्होंने लेवी सेक्शन में बोला है। ठीक है सर। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 92 बोलता है जो एचपी मैन होता है, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन इट शैल बी लेवीड विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट जो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 93 आता है। सेक्शन नंबर 93 बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और जो रिसिपिएंट होगा उसी को जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। अब रिवर्स चार्ज की जब आप बात करो तो रिवर्स चार्ज गुड्स पे भी लगता है, रिवर्स चार्ज सर्विसेज के ऊपर भी है। गुड्स का जो रिवर्स चार्ज होता है वो हमारे सीए फाइनल सिलेबस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें गुड्स, कौन से गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन सी सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा वो सेक्शन नंबर 93 में गवर्नमेंट ने बोला है हम नोटिफाई कर देंगे। और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है और नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज बताया है ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। तो पहला पहला जो रिवर्स चार्ज आता है वो आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के ऊपर। बेटा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आपको याद रखना है अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो सर रजिस्टर्ड पर्सन को भी सर्विसेज दे सकती है, वो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सर्विसेज दे सकती है। रजिस्टर्ड पर्सन को जब सर्विसेज देती है तो आपको देखना है क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन एक टीडीएस डिडक्टर की तरह रजिस्टर्ड है या क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन अदर रजिस्टर्ड पर्सन है। टीडीएस डिडक्टर में भी सर 4 कैटेगरी ऑफ टीडीएस डिडक्टर होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है लोकल अथॉरिटी, एक होता है गवर्नमेंटल एजेंसीज। ठीक है सर। या फिर अदर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टीडीएस डिडक्टर भी होते हैं। तो सर ये हो गया टीडीएस डिडक्टर ए कैटेगरी, बी एंड सी। जो नोटिफाइड बेसिकली टीडीएस डिडक्टर 4 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक लोकल अथॉरिटी, एक गवर्नमेंटल एजेंसी और एक होता है नोटिफाइड कैटेगरी। ठीक है सर। उसके अलावा अदर रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं। अदर रजिस्टर्ड पर्सन मतलब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन ले रखा है, टीसीएस कलेक्टर है, ओआईडीएआर है सर, एनआरटीपी है सर, उसके अलावा सीटीपी है सर, उसके अलावा आईएसडी है सर, एक्सेट्रा। ये जो अदर रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं इनको हमने एक कैटेगरी में डाल रखा है। तो सर गवर्नमेंट बोलती है जब भी एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज देगा, सर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन होता है बेटा? जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। ध्यान रखिएगा, जो भी कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं वो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होते हैं। बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा उनको रिवर्स चार्ज में लाया गया है। ठीक है सर। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे या अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब सर अनरजिस्टर्ड पर्सन में भी मैंने कैटेगरी बना रखा है। एक कैटेगरी मैंने बना रखा है FB SCOOP। तो सर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी हैं तो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी है, लेकिन आप एक फैक्ट्री हैं जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, या आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हैं, बॉडी कॉर्पोरेट जो बेसिकली एक कंपनी है, आप बॉडी कॉर्पोरेट हैं जो बेसिकली अपने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, फॉर्म्ड अंडर योर एक्ट है। सोसाइटी है सर, अगर आप एस मतलब सोसाइटी हैं जो रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट है। सर अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी
विच इज फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ठीक है सर। उसके अलावा अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, सर पी मतलब पार्टनरशिप फर्म, याद रखिएगा पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन इसमें आपको इंक्लूड करते हुए चलना है, एक एलएलपी को इंक्लूड करना है, प्लस आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी इंक्लूड करना है। अब इनको छोड़ के अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन में एक अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट सप्लायर वाले होते हैं वो अनरजिस्टर्ड होते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी, अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन नाम दे देता हूं इसको, अगर आप कोई भी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको ध्यान रखना है यहां पे इस सब केस में अगर जीटीए ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है या फिर जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं किया है तो बेटा याद रखिएगा इधर हमेशा RCM एट द रेट ऑफ 5% आता था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इसको एग्जम्पशन में डाल दिया था तो ये एग्जम्प्ट है। सर अदर रजिस्टर्ड पर्सन का केस में ये जो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टीडीएस डिडक्टर है RCM एट द रेट ऑफ 5% इसमें आता है। ठीक है सर। अगर ये अदर रजिस्टर्ड पर्सन है तो भी RCM एट द रेट ऑफ 5% आएगा। किस जीटीए का केस में, जो जीटीए अनरजिस्टर्ड है या फिर अंडर जीएसटी अनरजिस्टर्ड है या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट नहीं किया है, जिसने जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट नहीं किया है, उस केस में हमेशा जो ये रिसिपिएंट्स होते हैं अगर टीडीएस डिडक्टर्स हैं तो इनको एग्जम्पशन है, अदर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टीडीएस डिडक्टर उनको रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा, अदर रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। इन लोगों को क्योंकि ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है पहले कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेंगे, उसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एट द रेट ऑफ 5% देंगे। सर इनका क्या होगा, इनको भी एग्जम्पशन है, इनके केस में क्या होगा, इनको भी एग्जम्पशन है। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब अगर जीटीए वो जीटीए है जो सर्विसेज दे रहा है और जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सर ऑप्ट कर रखा है 5% या फिर 12%, दो जीटीए के पास ऑप्शन होते हैं, या 5% फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट कर ले या 12% फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट कर ले। अगर जीटीए 12% ऑप्ट करता है तो उसे सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते हैं, अगर जीटीए 5% के लिए ऑप्ट करता है, फॉरवर्ड चार्ज भी ऑप्ट करता है तो उसे आईटीसी नहीं मिलते। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां जहां एग्जम्पशन यहां है वहां भी फॉरवर्ड चार्ज में अगर जीटीए सर्विस देता है एग्जम्पशन है, यहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए 5% या 12% चार्ज करेगा, यहां जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 12% या 5% चार्ज करेगा, या फिर यहां पे जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 5% या 12% चार्ज करेगा। यहां सर एग्जम्पशन रहेगा चाहे वो जीटीए 12% या 5% वाला जीटीए भी हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप जब जीटीए का सर्विसेज लेते हो, चाहे आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे कर रहे हो या जीटीए आपको 5% या 12% चार्ज कर रहा है, आपको तो क्रेडिट मिलेगा। अगर जीटीए रिवर्स चार्ज वाला है जिसमें आप रिवर्स चार्ज में देते हो तो बेटा आप रिवर्स चार्ज में दोगे, आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन जीटीए को जो जीटीए 5% रिवर्स चार्ज में होता है उनको क्रेडिट नहीं मिलता। जो अनरजिस्टर्ड होते हैं बेसिकली या फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट नहीं करता उनको आईटीसी नहीं मिलता है, जीटीए को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। सर अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज 5% ले रहा है तो भी उस जीटीए को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर जीटीए 12% फॉरवर्ड चार्ज करता है तो उस जीटीए को इनपुट टैक्स क्रेडिट सारे मिलते हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जहां जहां मैंने रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज बोला है यहां पे ना रिवर्स चार्ज आएगा ना फॉरवर्ड चार्ज आएगा अगर जीटीए के थ्रू आपने ट्रांसपोर्टेशन किया है रैंडम आइटम का। सर ये रैंडम आइटम क्या होता है बेटा, रैंडम आइटम मतलब क्या होता है मैं आपको बोल देता हूं। आर मतलब रिलीफ मटेरियल, आर मतलब रिलीफ मटेरियल, ए मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एन मतलब न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, डी मतलब डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, राइस, फ्लावर एंड पल्सेस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, राइस, फ्लावर एंड पल्सेस। तो याद रखिएगा अगर रैंडम आइटम का ट्रांसपोर्टेशन आपने जीटीए के थ्रू किया है तो सर हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा, ना फॉरवर्ड चार्ज आएगा ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ चुका होगा। ये पूरा का पूरा जीटीए का आपका डिस्कशन हो गया। उसके बाद आ जाइए, तो मैंने यहां लिखा जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है जो फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हो चाहे अंडर पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी प्लस एओपी आपको पार्टनरशिप फर्म में ही इंक्लूड करना है, या फिर अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो बेसिकली मैंने आपको ये और ये सारे कवर कर लिए, नोटिफाइड कैटेगरी, और इनको कवर करते हुए बोला इन केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। ठीक है सर, अगर जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया है तो इन्हीं 3 केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी आएगा, लेकिन अगर जीटीए रैंडम आइटम का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो एग्जम्प्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, तो यही मैंने पॉइंट को कनेक्ट कर रखा है। देखिए
प्रोवाइजो, रिवर्स चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल इफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी विच इज रजिस्टर्ड एट टीडीएस डायरेक्टर, तो उस केस में एग्जम्पशन है। ठीक है सर, इस केस में एग्जम्पन है। उसके बाद आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल, कब कब आरसीएम नहीं लगेगा, जहां जहां मैंने आरसीएम बोला है वहां वहां आरसीएम नहीं लगेगा। कब? अगर जीटीए ने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ऑप्ट करता है, ऑनलाइन जाके एक ऑप्शन होता है उसे ऑप्ट करना पड़ता है, ऑप्ट करता है टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और एक टैक्स इनवॉइस इशू करता है चार्जिंग जीएसटी एंड ऑल्सो मेक्स ए डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड बाय हिम कि सर हमने जीएसटी चार्ज किया है, आपको रिवर्स चार्ज में देने की जरूरत नहीं है। अगर जीटीए ने ऐसा किया है तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, उन केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए सर जो नेक्स्ट एंट्री है यहां पे वो है एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिलेटेड सर्विसेज। आपको एक बात याद रखना है, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विसेज देता है, इन चारों की बात याद रखिएगा। अगर वो बिजनेस एंटिटी को देते हैं जो टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो बिजनेस एंटिटी ऐसी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है आपको, अग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। बाकी सारे केसेस में एग्जम्पशन है। ठीक है सर, पॉइंट याद रखेंगे। एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख, तो बेसिकली उस केस में सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। जो ये बिजनेस एंटिटी होगा उसको जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। बाकी सारे केसेस में एग्जेम्पशन है। ठीक है सर। उसके बाद अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दिया गया तो ए बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म में एनएलपी को इंक्लूड करना है विच इज इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो सर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा। सर एक बात बताइए ना, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? देखिए मैंने यहां बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन लिखा है। बॉडी कॉर्पोरेट होता है, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन का मतलब होता है इट इंक्लूड्स ए कंपनी। यहां बेसिकली एक इंक्लूसिव डेफिनेशन इन्होंने दे रखा है, इट इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो सर ये बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है? सुनिए, आपको याद रखना है एक कॉर्पोरेट बॉडी, एक बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कॉर्पोरेट बॉडी। सर कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब विच इज फॉर्म्ड अंडर ए लॉ। यस सर, इट इज फॉर्म्ड अंडर ए लॉ। ठीक है सर। उसके बाद फॉर्म्ड अंडर ए लॉ और एन एक्ट विच हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है सर, उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए। और सर इट हैज ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है सर। उसके बाद इट हैज द कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, तो याद रखिएगा वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। तो अगर आप एक कॉर्पोरेट बॉडी है जो बेसिकली सेटअप अंडर एन एक्ट है, उस जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, इट हैज द कैपेसिटी टू सू और बी सूड, तो उस केस में याद रखिएगा आपको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। सर कुछ एग्जांपल दीजिए। समझ लीजिए मैं एक इंडियन कंपनी हूं, इंडियन कंपनी है तो सर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है सर। समझ लीजिए अब इन्होंने बोला है फॉरेन कंपनी को आपको भी बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड करना है, तो अगर आप एक फॉरेन कंपनी है, समझ लीजिए आप फेसबुक आईएनसी है, फेसबुक आईएनसी, तो भी आप एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सर समझ लीजिए आप एक आरबीआई है, आरबीआई इज सेटअप अंडर आरबीआई एक्ट, तो सर आरबीआई भी बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है। उसके बाद सर आप सेबी हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, हैज द कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड है, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। फिर आप बोलोगे सर एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। अगर आप एलएलपी एक्ट पढ़ोगे तो एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन आपको याद रखना है ये रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली इन्होंने एलएलपी को एक्सक्लूड कर रखा है। मतलब इन्होंने एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं बोला है, इन्होंने एलएलपी को स्पेसिफिकली पार्टनरशिप फॉर्म में बोला है। तो सर आपको एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं लेना है। आरसीएम नोटिफिकेशन पढ़ने के समय आपको पार्टनरशिप फॉर्म जब पढ़ोगे तो सर पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म जब पढ़ोगे, पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही एलएलपी को इंक्लूड करके चलना है। एलएलपी विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, और इन्होंने यहां पे लिख दिया है स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो सर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया बट डज नॉट इंक्लूड
a cooperative society or any other body corporate not being a company which central government में नोटिफिकेशन के थ्रू अगर स्पेसिफाई कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज को स्पेसिफाई कर दिया बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और मैंने यहां आपको क्लियरली बोल दिया एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगा, लेकिन एलएलपी एक पार्टनरशिप फर्म में आपको इंक्लूड हमेशा करना है। ठीक है सर, फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन। अब सुनिए, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई देता है टू ए बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी को इंक्लूड करेगा, तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म विच इज इन द टैक्सेबल टेरिटरी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करेंगे। उसके बाद सर अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज है, आपको याद रखना है एक्सक्लूडिंग पीएआईटी सर्विसेज, पोस्ट, एयरपोर्ट और पोर्ट रिलेटेड सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इसकी और डिस्कशन जब हम एग्जाम्शन की एंट्री पढ़ेंगे तब आएगा। तो सर अगर गवर्नमेंट सर्विसेज देता है अदर देन पोस्ट, एयरपोर्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विस, मैंने यहां लिखा है नीचे, पोस्ट, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, सर आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की सर्विसेज। आपको ध्यान रखना है यहां पे कि सर इन सर्विसेज को छोड़ के सर हमेशा बिजनेस एंटिटी जो होगा, जो टैक्सेबल टेरिटरी में, वही पे करेगा जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन कौन सी बिजनेस एंटिटी? जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है, वही बिजनेस एंटिटी जीएसटी रिवर्स चार्ज में देती है। और आपको एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, यहां पे बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी तब देगी जब अग्रीगेट, जब यहां पे जो अमाउंट कंसिडरेशन चार्ज किया जाएगा वो मोर देन 5,000 रुपीज होगा। यहां आपको एक और बात का ध्यान रखना है, प्लस द कंसिडरेशन शुड बी मोर देन 5,000। ठीक है सर। उसके बाद अगर गवर्नमेंट सर्विसेज देता है ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद रखिएगा गवर्नमेंट अगर सर्विसेज देता है ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सर हमेशा जो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, वो जीएसटी अंडर आरसीएम देगा। अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विसेज देता है और आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसमें तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। तो ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद 5AA आया, अगर कोई भी व्यक्ति रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग करता है टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, याद रखिएगा रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, देखिए अगर रजिस्टर्ड पर्सन एक सोल प्रोप्राइटर है, इधर जो अमेंडमेंट का पार्ट है वो भी बोल रहा हूं, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन सोल प्रोप्राइटर है और उसने अपने पर्सनल यूज के लिए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया है, मतलब मैंने समझ लीजिए अपना घर लिया और एक पर्सन से लिया है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो बेटा जीएसटी अंडर आरसीएम नहीं आएगा। लेकिन समझ लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लिया है, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, अपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए, अपने डायरेक्टर्स के लिए कंपनी ने लिया, तो बेटा रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर एक सोल प्रोप्राइटर है, उसने अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लिया है, तो सर अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या जीएसटी लगेगा? बेटा आपको देखना पड़ेगा। अगर उसने अपना बिजनेस एक्सपेंस क्लेम किया है, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए उसने नहीं लिया है, बिजनेस पर्पस के लिए लिया है, तो बेटा उस केस में तो बिजनेस एंटिटी जीएसटी रिवर्स चार्ज में देगा। लेकिन अगर मैंने ड्राइंग्स की तरह उसे क्लेम किया है, तो मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए किया है, इवन तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मुझे जीएसटी अंडर आरसीएम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बात करता है एनी पर्सन हु गोज अहेड एंड गिव्स डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड देता है ऑफ 30 इयर्स और मोर और प्रमोटर को देता है। हमेशा याद रखिएगा ये जो रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, इनको ही जीएसटी ऑन डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 इयर्स और मोर, अगर आप अपनी जमीन का राइट, डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज पे अपनी जमीन एक रियल एस्टेट डेवलपर को दे देते हो, तो बेटा याद रखिएगा ये जो रियल एस्टेट डेवलपर होता है यही जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद डायरेक्टर्स की सर्विसेज आती है। डायरेक्टर्स अगर सर्विसेज कंपनी को दे या एक बॉडी कॉर्पोरेट जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी अंडर आरसीएम पे करती है। लेकिन यहां पे एक सर्कुलर है जो बोलता है, सर क्या बोलता है सर्कुलर बोलता है जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स एनुमरेशन। अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, याद रखिएगा अगर मैं कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं तो मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मेरी सर्विसेज के लिए कंपनी मुझे सीटिंग फीस देती है। तो सर अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं और जीएसटी ऑलवेज याद रखिएगा जो भी कंपनी मुझे पे करेगी उस पर जीएसटी कंपनी को रिवर्स चार्ज में देना है। लेकिन सर समझ लीजिए मैं एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हूं, मैं वहां पे एक एम्प्लॉय हूं, तो सर मुझे सैलरी मिल रहा है, कंपनी सैलरी पे टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 192 भी काट रही है, तो उस अमाउंट पे कोई जीएसटी रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा क्योंकि एम्प्लॉयर का रिलेशन हो गया, नॉट ए सप्लाई एंड नो जीएसटी विल बी पेएबल। ठीक है सर। उसके बाद लेकिन समझ लीजिए मैं होल टाइम डायरेक्टर हूं एक कंपनी में, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, समझ लीजिए मैं
कंपनी को कोई और काम करके देता हूं एंड आई एम नॉट एन एम्प्लॉय ओवर देयर, मतलब नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, अदरवाइज मैं कुछ काम करके देता हूं कंपनी को, और कंपनी मुझे एक प्रोफेशनल फीस पे करती है, और कंपनी उस पर टीडीएस भी काटती है अंडर 194 जे ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो बेटा उस अमाउंट पे तो कंपनी को जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सर्विसेज की बात करते हैं। इंश्योरेंस एजेंट जब इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देंगे, इंश्योरेंस एजेंट का सर्विसेज टू द इंश्योरेंस कंपनी विच इज इन द टैक्सेबल टेरिटरी, इंश्योरेंस कंपनी हमेशा जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगी। उसके बाद अगर एक रिकवरी एजेंट है, बेटा याद रखना, रिकवरी एजेंट अगर सर्विसेज देता है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। सर रिकवरी एजेंट ने सर्विसेज दे दिया है कार डीलर को, बेटा उसमें रिवर्स चार्ज नहीं है, याद रखना। रिकवरी एजेंट ने बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को सर्विसेज दिया विच इज इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो सर उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। उसके बाद मैंने यहां पे बोला म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक, तो सर अगर कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या लाइक है, वो क्या कर रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट। म्यूजिक कंपोजर है या फोटोग्राफर है या कोई आर्टिस्ट है, उसने कुछ स्केच वगैरह बनाया है और सर उसका कॉपीराइट उसके पास है, और उसने अगर किसी को रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क जो है उसने अगर म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर या लाइक को अगर दे दिया, तो सर वो जो म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर या लाइक है, उनको जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब सुनिए, अब यहां पे ऑथर्स आए। ऑथर्स क्या करते हैं, अपना कॉपीराइटेड ओरिजिनल लिटरेरी वर्क दे देते हैं, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क पब्लिशर को देते हैं ताकि वो बुक पब्लिश कर पाए। तो इधर बोला गया है अगर एक ऑथर है वो अनरजिस्टर्ड है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पे वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है, मतलब उसने क्या किया, समझ लीजिए वो अनरजिस्टर्ड है या वो रजिस्टर्ड भी है लेकिन वो ऑप्शन के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ऑप्ट करना चाहता हूं, तो सर मैं रजिस्टर्ड हूं या समझ लीजिए मैं अनरजिस्टर्ड हूं, रजिस्टर्ड हूं लेकिन मैंने ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी चार्ज पे करूंगा, तो उस केस में हमेशा जो पब्लिशर होगा टैक्सेबल टेरिटरी में वही जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन सर अगर एक ऑथर चाहे, तो ऑथर के लिए मैंने यहां लिखा है अगर एक ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है। कैसे सर, ऑथर क्या करेगा, पहले तो रजिस्ट्रेशन लेगा, सर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कोई इशू नहीं है, तो वो बस ऑनलाइन जाएगा और एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि उसको एक्सरसाइज करना है टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और वो बोल रहा है कि मैं कंप्लाई करूंगा विथ ऑल द प्रोविजन एज दे अप्लाई टू ए पर्सन लायबल टू पे द टैक्स, एंड सर 1 साल तक ये ऑप्शन विड्रॉ नहीं करूंगा, तो इस केस में प्लस वो एक डिक्लेरेशन भी देता है ऑन द इनवॉइस विच इज इशूइंग टू द पब्लिशर कि सर मैंने फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी ऑप्ट किया है, आप जीएसटी रिवर्स चार्ज में मत दीजिएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमेशा जो रिसिपिएंट होगा वही जीएसटी अंडर आरसीएम पे नहीं करेगा, जो रिसिपिएंट है वो जीएसटी अंडर आरसीएम पे नहीं करेगा, मैं ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी चार्ज करूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। ऑथर्स के लिए याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं ऑथर्स के लिए, सर ऑथर्स का केस में अनरजिस्टर्ड है ऑथर या रजिस्टर्ड पर्सन है बट फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट नहीं करता, तो सर जो पब्लिशर होगा वही जीएसटी देगा। लेकिन ऑथर चाहे तो ऑथर क्या कर सकता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन ले लेगा, ऑनलाइन जाएगा, ऑनलाइन जाके ऑप्शन ऑप्ट करेगा कि सर मैं जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में दूंगा और सारे प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ मेरे ऊपर अप्लाई होंगे, और सर मैं उसके लिए वो एक टैक्स इनवॉइस भी इशू कर देता है अपने पब्लिशर को कि सर, और टैक्स इनवॉइस में डिक्लेरेशन देता है आपको रिवर्स चार्ज में नहीं देना है, मैं ही फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा। इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और एक बार जो ऑप्शन ले लिया आपने, कमिटमेंट ले लिया, तो 1 साल तक आपको कमिटमेंट रखना है। उसके बाद आता है मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। अगर मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई को कोई भी सर्विस देते हैं, तो बेटा याद रखिएगा मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी के सर्विसेज पे आरबीआई जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करेगी। उसके बाद अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, बेटा याद रखिएगा एग्जाम में, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल अगर है, वो अगर बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को सर्विस देता है, तो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करती है। उसके बाद आता है बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का सर्विस। याद रखिएगा अगर एक बिजनेस फैसिलिटेटर का यहां समझ लीजिए एक बैंक है और समझ लीजिए यहां भी एक बैंक है, सर इधर एक बिजनेस फैसिलिटेटर है और इधर एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट है। याद रखिएगा इनके एजेंट्स भी होते हैं, एजेंट ऑफ ए बिजनेस फैसिलिटेटर और एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ठीक है सर, याद रखेंगे। अब सुनिए, एजेंट इनको सर्विस देते हैं, ये बैंक को सर्विस देते हैं, ये इनको सर्विस देते हैं, ये बैंक को सर्विस देते हैं। इन्होंने बोला अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बैंक जीएसटी पे करेगा। ठीक है सर।
उसके बाद इन्होंने बोला अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट को देता है, एजेंट ऑफ ए बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को देता है उसमें भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ये दो जगह रिवर्स चार्ज आ गए, तो सर बाकी जगह क्या होगा? अगर एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को देता है, इधर रिवर्स चार्ज नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को देता है सर, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बैंक को देता है जहां रिवर्स चार्ज नहीं है वहां सर याद रखिएगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा बात बोलता हूं, सर एजेंट जब इधर सर्विसेज देगा, एजेंट ही कलेक्ट करेगा और एजेंट जीएसटी पे करेगा, और बिजनेस फैसिलिटेटर जब बैंक को देगा तो बैंक रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा। मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर हमेशा फ्री टाइप का आदमी है। फ्री मतलब वो जब एजेंट से सर्विस लेता है, एजेंट जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, मेरा टेंशन नहीं है। मैं जब बैंक को सर्विस देता हूं तो बैंक रिवर्स चार्ज में देता है, मेरा कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं हमेशा फ्री हूं। बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर आप देखोगे तो सर जब ये एजेंट से सर्विस लेता है तो भी इसको पे करना पड़ता है, अगर ये बैंक को सर्विस देते हैं तो भी इनको फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करके पे करना पड़ता है। मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट के सींग निकल गए, वो बकरा है। बकरा है मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर सर्विसेज लेगा, अगर एजेंट से सर्विस लेगा तो रिवर्स चार्ज में देगा, अगर वो बैंक को सर्विस देगा तो सर वो कलेक्ट करके पे करेगा। तो बेटा बिजनेस करस्पॉन्डेंट हमेशा बकरा है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब बकरा हो गया। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। याद रखिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस करस्पॉन्डेंट कोई बकरे नहीं होते, ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस बोल रहा हूं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर का सर्विस है और इन्होंने बैंक की जो रूरल ब्रांच की अकाउंट्स है उस रिलेटेड अगर सर्विसेज दिए हैं तो आपको ध्यान रखना है ये सारी सर्विसेज एग्जम्पशन में आ जाएंगी, एग्जम्पशन में आ जाएंगी। ये एजेंट की सर्विस हो चाहे बिजनेस करस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर की बैंक को सर्विस हो, सारी एग्जम्पशन में आ जाएंगी। यही यहां पे लिखा है मैंने, exempt if services provided by business facilitator or business correspondent and their intermediary with respect to rural area branch related अगर सर्विसेज हैं तो सर ये चारों सर्विसेज ध्यान रखिएगा एग्जम्पशन में आ जाएंगी। ठीक है सर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज की बात कर रही हैं, याद कर रखिएगा सिक्योरिटी सर्विसेज नॉर्मल सिक्योरिटी सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किन सिक्योरिटी सर्विसेज की बात हो रही है सर? सिक्योरिटी सर्विस जब यहां बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब सर सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करना। अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा। तो सर समझ लीजिए एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो सर रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी तो सर बहुत तरह के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या वो टीडीएस डिडक्टर है, क्या वो कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन है, कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन, या अदर ऑल अदर रजिस्टर्ड पर्सन है। याद रखिएगा यहाँ पे अगर टीडीएस डिडक्टर है तो पहला 3 कैटेगरी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसीज अगर है, या फिर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है। गवर्नमेंट ने पहले सब जगह रिवर्स चार्ज बोल रखा था, ठीक है सर, कि रिवर्स चार्ज में पे करेंगे, रिवर्स चार्ज में पे करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहां बोल रखा है नॉट एप्लीकेबल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी इज रजिस्टर्ड एज टीडीएस डिडक्टर या फिर कॉम्पोजिशन डीलर है, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो इस जगह रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा और सर कॉम्पोजिशन डीलर के केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इन दो केसेस में याद रखिएगा हमेशा यहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो ये सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है वही आपको जीएसटी चार्ज करेगा। डन सर, बाकी केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो 15 सर्विसेज यहां पे है वो बोल रहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। सर अगर कोई व्यक्ति है, नंबर 1 आपको ध्यान रखना है ही शुड बी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ही शुड बी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। कौन सी मोटर व्हीकल? पैसेंजर व्हीकल, ठीक है सर, और उसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए जो वो कंसीडरेशन चार्ज कर रहा है। नंबर 1 रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है और फ्यूल कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है इन द कंसीडरेशन विच इज चार्ज। और सर अब देखिएगा, अब एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पहला होना चाहिए। कौन सर? कौन देने वाला होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। नंबर 2 ही शुड नॉट बी चार्जिंग इनवॉइस, मतलब उसने इनवॉइस इशू नहीं किया है, इनवॉइस विद जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% उसने नहीं किया है चार्ज, मतलब इनवॉइस चार्जिंग 12% जीएसटी उसने इशू नहीं किया है। सर या तो बिल ऑफ सप्लाई इशू किया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। सर कॉम्पोजिशन डीलर है, बिल ऑफ सप्लाई इशू किया है। सर अनरजिस्टर्ड, समझ लीजिए अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो सर यहां पे कमर्शियल इनवॉइस दिया है, ठीक है सर। या फिर समझ लीजिए इन लोगों को एक और अलाउड होता है, ये
5% जीएसटी भी चार्ज कर सकते हैं। तो सर अगर उसने इनवॉइस एट द रेट ऑफ 5% दिया है तो बेटा याद रखिएगा इस सारे केसेस में इन्होंने बोला है बॉडी कॉर्पोरेट जो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा, बॉडी कॉर्पोरेट जो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा उन्हीं को जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। पहला बात याद रखिएगा सर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है जो कंसीडरेशन ले रहा हूं, डन सर। उसके बाद आपको याद रखना है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर एनी पर्सन सप्लायर, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। नंबर 2, इनवॉइस चार्जिंग 12% नहीं देता है, नहीं देता है मतलब इनवॉइस 5% चार्ज कर रहा है या फिर कमर्शियल इनवॉइस दे रहा है या बिल ऑफ सप्लाई दे रहा है, उस केस में हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट जो है वही जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा। याद रखिएगा ये रिसिपिएंट इनवॉइस नहीं दे रहा है, थर्डली बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर ये है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तभी जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। ठीक है सर, इसके लिए एक सर्कुलर भी है, रेफर सर्कुलर ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। देखिए मैंने यहां पे एक सर्कुलर भी डाल रखा है। सर ये सर्कुलर क्या बोलता है सुनिए, जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर टू बॉडी कॉर्पोरेट। तो सर इस केस में समझ लीजिए एक मोटर व्हीकल बॉडी कॉर्पोरेट ने हायर किया है, मैंने एक मोटर व्हीकल लिया है, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो बेटा ये बोल रहे हैं वेयर बॉडी कॉर्पोरेट हायर द मोटर व्हीकल फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच मोटर व्हीकल इज एट द डिस्पोजल ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में तो आरसीएम आएगा। लेकिन समझ लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट ने आपको बोला, आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते थे, आपको बोला हमारे एम्प्लॉय है इनको यहां से वहां ले जाइए, तो सर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, दिस इज नॉट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस। तो आपको ध्यान रखना है अगर बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ अवेल करता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर ए स्पेसिफिक जर्नी और कोई भी रेंट पे मोटर व्हीकल नहीं दे रहा है, तो उस केस में कोई जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं लगेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है यहाँ पे सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में एक लेंडर होता है, एक सर बोरोवर होता है और बीच में एक इंटरमीडिएरी होता है। गवर्नमेंट ने बोला जब भी यहां से सिक्योरिटीज यहां आके यहां आ गई है तो गवर्नमेंट ने बोला बोरोवर जो होगा अंडर द सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, जो इंटरमीडिएट होता है उसने यहां पे सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम के कारण इसको बोरोवर को सिक्योरिटीज लेंड किए हैं, तो जिसको सिक्योरिटीज लेंड किए हैं जो लेंडिंग फीस दिया जाएगा वो लेंडिंग फीस पे बोरोवर ही जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा। यही यहां पे गवर्नमेंट ने बोला है और इसके ऊपर एक सर्कुलर भी दिया है गवर्नमेंट ने, देख लीजिए। टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग फीस सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997। तो सर सेबी के अंडर इंटरमीडिएरी अपॉइंटेड होते हैं। इंटरमीडिएरी क्या करते हैं, एक जगह से सिक्योरिटीज लेते हैं और दूसरी जगह लेंड कर देते हैं। जो लेंडिंग फीस रिसीव होता है, लेंडिंग फीस रिसीव होता है, उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिस्पोजल, अगर सर सिक्योरिटीज बेच दिए गए, बेटा बेचने पे तो कोई जीएसटी है ही नहीं, लेकिन लेंडिंग इज ए सर्विस, तो अगर लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो रहा है दैट्स ए सप्लाई ऑफ सर्विस एंड हेंस टैक्सेबल, बोरोवर विल ऑलवेज पे द जीएसटी अंडर आरसीएम। याद रखिएगा बोरोवर जीएसटी देगा लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे, ठीक है। और याद रखिएगा नेचर ऑफ सप्लाई, हमेशा बोरोवर और लेंडर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है इस केस में लेंडर और बोरोवर जब एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो सर इसमें जीएसटी क्या आएगा। गवर्नमेंट ने बोला सिंपल सा बात है, इंटरस्टेट मानना, और बोरोवर क्या करेगा, जीएसटी अंडर आरसीएम क्या पे करेगा, आईजीएसटी ही पे कर देगा। इंटरस्टेट मानते हुए आईजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज पे कर देगा। देखिए ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटरस्टेट और आईजीएसटी शैल बी पेएबल, ऑलवेज रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी ही पे करेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, मैंने आपको बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बोला, सर ये सारी सर्विसेज को कैसे याद रखें, आपको याद रखना है DIAGRAMS, डायग्राम्स को याद रखिएगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल डायग्राम सर, डायग्राम्स को याद रखिएगा, सारी सर्विसेज याद रहेंगी। सर डायग्राम सर्विसेज मतलब जी फॉर, पहले मैं आपको लिख देता हूं सर, जी फॉर जीनियस नहीं, जी फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। उसके बाद सेकेंडली मैंने आपको बोला एडवोकेट की सर्विसेज, तो आप याद रखिएगा एडवोकेट हो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस। थर्ड सर्विस मैंने आपको बोला एज फॉर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के बारे में, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ठीक है सर, उसके बाद आपने क्या बोला, उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट जो सर्विस बोला वो जी फॉर गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज की बात किया। यस सर, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज के बारे में आपने बोला। गवर्नमेंट की सर्विसेज के बाद में सर आपने बोला रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। ये देखिए रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विसेज मैंने बोली आर फॉर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल हाउस जनरली देना एग्जम्प्टेड होता है, लेकिन अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो घर है वो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो बेटा याद रखिएगा रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी अंडर आरसीएम देना है। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इधर वो आता है अबाउट डेवलपमेंट राइट। तो सर यहां लिख दीजिए, आप कर लीजिएगा डेवलपमेंट राइट।
या तो डेवलपमेंट राइट दे रहे हो किसी को, या सर मैं उसे फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे रहा हूं, या सर मैं उसे समझ लीजिए लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दे रहा हूं, तो भी याद रखिएगा इस केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। उसके बाद सर, उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो डायरेक्टर की सर्विसेज है, तो डी फॉर डायरेक्टर की सर्विसेज, डायरेक्टर की सर्विसेज पे भी सर जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। उसके बाद आई आता है, आई फॉर इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज टू इंश्योरेंस कंपनी भी जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। उसके बाद सर आपने आर में रिकवरी एजेंट पढ़ा है, रिकवरी एजेंट बेटा याद रखिएगा, रिकवरी एजेंट जब बैंक वगैरह को सर्विसेज देता है, रिकवरी एजेंट की सर्विसेज, ठीक है सर, रिकवरी एजेंट की सर्विसेज हो गई। उसके बाद म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट वगैरह की बात आई। एम फॉर यहां लिखूंगा मैं म्यूजिक कंपोजर, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर है वो सर्विसेज दे रहा है, कोई सर फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, ठीक है सर। उसके बाद अगर कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट अगर सर्विसेज दे रहा है, एक्सेट्रा। उसके बाद सर आपने ऑथर की सर्विसेज पे भी बोला, लेकिन ऑथर के लिए आपने ये बोला कि ऑथर की सर्विसेज से पब्लिशर देगा, लेकिन अगर ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी चार्ज कर सकता है, ठीक है सर। ऑथर की सर्विसेज भी आपने करा दी। उसके बाद बिजनेस, उसके बाद मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी आया। सो सर इधर लिख दीजिए मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, ठीक है सर। इनकी सर्विसेज टू द आरबीआई पे भी जीएसटी अंडर आरसीएम आएगा। उसके बाद कौन सी सर्विसेज कराई, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज, तो आप इधर लिख लीजिए एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज। और उसके अलावा मैंने आपको बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विसेज पे भी बोला जीएसटी अंडर आरसीएम आता है, ठीक है सर। उसके बाद आपने क्या बोला, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज की बात की। एज फॉर आप सिक्योरिटी सर्विसेज लिख लीजिए, सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज जो सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड करने की सर्विसेज होती हैं। उसके अलावा आर फॉर रेंटिंग, आर फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज, याद रखिएगा पैसेंजर व्हीकल, एंड सर उसमें फ्यूल इंक्लूडेड है, फ्यूल इंक्लूडेड है, तो सर उस केस में भी गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज की बात की है। उसके बाद अलग से मैंने आपको सिक्योरिटी सर्विसेज पढ़ा दी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पढ़ा दिया। सिक्योरिटीज लेंडिंग, एक सिक्योरिटीज लेंडिंग की सर्विसेज भी है, सिक्योरिटीज लेंडिंग की सर्विसेज भी है सर, सिक्योरिटीज लेंडिंग की सर्विसेज भी आ गई। दैट्स ऑल एवरीवन। उसके अलावा सर आपने एक छोटा चीज छोड़ दिया, अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो अगर इंडिविजुअल है, उस केस में भी गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज की बात बोली है। आई होप हमने सारे सर्विसेज यहां कवर कर लिए हैं। हाँ सर आपने यहाँ पे जीटीए के सर्विसेज कवर की, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, डेवलपमेंट राइट, डायरेक्टर सर्विसेज कवर हो गई, ये सारे सर्विसेज कवर हो गई। यस बाबा हमने सारे सर्विसेज कवर कर ली हैं। अब बेटा बस एक काम करना है, ये छोटा सा इसको आप लिखिएगा, लिख के अपने बेड साइड में चिपका दीजिएगा, ताकि रोज रोज आप रिवर्स चार्ज की सर्विसेज को रिवाइज करते रहो। रिवाइज करते रहोगे तो एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगा। अब सुनिए, अब जो नेक्स्ट सेक्शन इधर आता है वो सेक्शन नंबर 9(4) आता है। सेक्शन नंबर 9(1) हमने समझ लिया। 9(1) बोला क्या सर, नॉर्मल लेवी, नॉर्मली पर्सन जीएसटी चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। 9(2) हमने पढ़ा एचपी मैन के ऊपर जीएसटी तब आएगा जब रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल मिलेगा गवर्नमेंट को। सेक्शन नंबर 9(3) हमने पढ़ा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा डायग्राम्स के ऊपर, ठीक है सर। अब सेक्शन नंबर 9(4) बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने बेसिकली स्पेसिफाई किया हुआ है, वो अगर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो आरसीएम लगेगा। गवर्नमेंट ने यहां 3 सर्विसेज के लिए बोला है, 3 चीजों के लिए बोला है, गुड्स एंड सर्विस दोनों है। इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इफ इट फॉल्स बिलो 80% तो प्रमोटर देगा, सीमेंट पे प्रमोटर देगा, कैपिटल गुड्स पे प्रमोटर देगा। सर इसमें क्या बोला है, बेसिकली समझ लीजिए मैं एक प्रमोटर हूं, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आपने सीमेंट खरीदा, आपने सीमेंट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, क्योंकि आप एक प्रमोटर हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट नहीं, रियल एस्टेट डेवलपर हैं, उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। वो अगर सीमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद लेंगे तो गवर्नमेंट बोलता है आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा, ठीक है सर। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कैपिटल गुड्स खरीद लोगे तो भी आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 9(4) बोलता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज आप खरीदते हो, जो भी आप इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज लेते हो, एटलीस्ट 80%
आपको रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये बिल्डिंग बनाने के लिए इस रियल एस्टेट डेवलपर का 1 करोड़ का खर्चा हुआ है, तो 80% मतलब 80 लाख रुपीस का इनपुट एंड इनपुट सर्विस शुड बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। सर अगर 80% इन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं लिया तो समझ लीजिए इस प्रमोटर ने क्या किया, सिर्फ 80 लाख की जगह 70 लाख रुपीस का इनपुट एंड इनपुट सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा। तो बेटा जो 10 लाख रुपीस का शॉर्टफॉल हो गया जो इसने रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं खरीदा, क्योंकि 80% एटलीस्ट शुड बी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, 10% के शॉर्टफॉल के ऊपर 10 लाख रुपीस के ऊपर इसे 18% 1.8 लाख रुपीस जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ेगा। अगर 80% से शॉर्टफॉल हुआ तभी पे करना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा 9(4) से प्रमोटर्स के लिए बोला गया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 9(5) आता है कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज बताई हैं जिनके इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर टैक्स विल बी ऑलवेज पेएबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लायर मानते हुए उसके ऊपर सारा प्रोविजन ऑफ द लॉ अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ लगेगा नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज के ऊपर। नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विस गवर्नमेंट ने 4 सर्विसेज नोटिफाई कर रखी है। नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ओला, उबर एक्सेट्रा का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो, अगर सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है बाई रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। एनी अदर मोटर व्हीकल मतलब सर हो सकता है मीटर्ड कैब हो, ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो। इनकी अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज दे रहा है, समझ लीजिए एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये रिसिपिएंट है, ये सप्लायर है। अब इस केस में सर ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल कराया गया है। सर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल रहेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आया अकोमोडेशन सर्विसेज की बात। अकोमोडेशन सर्विसेज इन होटल, इन एक्सेट्रा अगर दिया जा रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। फॉर एन एग्जांपल यहां ओयो है, ओयो में कुछ लोग रहने के लिए गए, सर उन्होंने बुकिंग जो किया था ओयो के थ्रू किया था, एयरबीएनबी के थ्रू किया था, उन्होंने सप्लायर को डायरेक्ट कर दिया, आप यहां आए और आप रह लिए, तो सर ये सप्लायर है, आप रिसिपिएंट हो, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। लेकिन इस केस में ध्यान रखिएगा, अगर सप्लायर लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन नंबर 21 है तो सप्लायर को ही जीएसटी देना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल नहीं होगा। लेकिन सर अगर सप्लायर इज नॉट लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन नंबर 21, सेक्शन नंबर 21 में अगर ये लायबल होता है तो सर सप्लायर ही लायबल होगा टू पे द जीएसटी। लेकिन अगर सेक्शन नंबर 21 में लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद हाउसकीपिंग सर्विसेज की बात हो रही है, जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग वगैरह की आपने हाउसकीपिंग सर्विसेज ली है तो याद रखिएगा यहां पे समझ लीजिए अर्बन क्लैब के थ्रू आपने हाउसकीपिंग की सर्विसेज ली। कोई बच्चा था नहा रहा था, सर शावर बंद हो गया, अब उसे प्लंबिंग का सर्विस चाहिए, गया अर्बन क्लैब में डायरेक्ट किया। यहां पे हमेशा याद रखिएगा सप्लायर लायबल रहेगा, लेकिन सप्लायर लायबल नहीं रहेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल रहेगा। लेकिन अगर सर सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन नंबर 21 तो सप्लायर लायबल होगा टू पे द जीएसटी। लेकिन अगर सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर है तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल कराया गया है अंडर सेक्शन नंबर 95। उसके बाद देखिए इन हाउसकीपिंग एंड अकोमोडेशन सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल नहीं होगा अगर सप्लायर लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 21। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस यहां आता है वो रेस्टोरेंट सर्विस आता है। समझ लीजिए एक बच्ची है, बच्ची को भूख लगा है, गई स्विगी जोमेटो में और सर ऑर्डर कर दिया फूड। तो याद रखिएगा इस केस में हमेशा सर सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी कलेक्ट करके पे करेगा अंडर सेक्शन नंबर 95। और जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन नंबर 95 में जीएसटी पे करना पड़ता है ना, सेक्शन नंबर 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेता है। ठीक है सर। तो याद रखिएगा रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए भी बोला गया है, रेस्टोरेंट सर्विसेज पे भी हमेशा चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल रहेगा, जैसे स्विगी जोमेटो वगैरह की सर्विसेज में। ठीक है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट बोला गया है, अगर सर्विसेज गिवन बाय रेस्टोरेंट वेयर द रेस्टोरेंट इज इन स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस का मतलब होता है जो प्रेमाइसेस में होटल अकोमोडेशन सर्विसेज डिक्लेयर टैरिफ मोर देन 7,500 पर डे पर यूनिट है। फॉर एन एग्जांपल यहां एक रेस्टोरेंट है, ये ताज होटल है, ताज होटल में एक रूम है जिसका 5,000 रुपए का रेंट है डिक्लेयर टैरिफ, एक का 6,000 है और एक का समझ लीजिए 7,500 से ज्यादा मतलब 8,000 है। तो क्योंकि ये ताज होटल में
एक रूम रेंट मोर देन 7,500 पर डे पर यूनिट है, इसे हम स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस बुलाएंगे। अब अगर ये स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस है और आप गए स्विगी जोमेटो पे और इसके स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में जो होटल है, खाना जहां जहां बेसिकली रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट से आपने खाना ऑर्डर किया है, तो उस केस में याद रखिएगा रेस्टोरेंट ही लायबल होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है सर, देखिए क्या बोल रहा है, अगर स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस है, स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस का केस में सर्विसेज बाय रेस्टोरेंट इन स्पेसिफाइड प्रेमाइस एक्सेप्शन में आता है। तो सर अगर कोई स्पेसिफाइड प्रेमाइस है, स्पेसिफाइड प्रेमाइस कौन सा होता है, जिसमें होटल अकोमोडेशन सर्विस का डिक्लेयर टैरिफ कोई भी एक यूनिट का अगर मोर देन 7,500 है तो वो स्पेसिफाइड प्रेमाइस हो गया, वहां से होटल का सर्विसेज, वहां से खाने वगैरह का सर्विसेज दिया गया, रेस्टोरेंट का सर्विस। तो बेटा रेस्टोरेंट का सर्विसेज चाहे ई कॉमर्स के थ्रू भी हो तो सर उसमें भी रेस्टोरेंट ही लायबल रहेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल नहीं रहेगा। अब यहां पे कुछ लोगों ने सर्कुलर में कुछ क्वेश्चन पूछे, बेसिकली क्लैरिफिकेशन लिया गया, पूछा गया और गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया। तो यही क्लैरिफिकेशन मैंने यहां समरी में लिख दिया है कि सर सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट थ्रू ई कॉमर्स, सर सिंस ई कॉमर्स इज लायबल टू पे जीएसटी। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल हो रहा है ना, तो सर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल हो रहा है तो उस केस में क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी कलेक्ट करके पे करने वाला है, इसकी सर्विसेज पे कोई टीसीएस नहीं काटा जाता है। तो सर सेक्शन नंबर 95 वाली सर्विसेज पे तो टीसीएस नहीं आता। अगर टीसीएस नहीं आता तो यही यहां बोला है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, दैट्स इट। क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है जीएसटी के लिए, सेक्शन नंबर 95 वाली सप्लाईज पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस नहीं काटेगा। ठीक है, लेकिन सर समझ लीजिए रेस्टोरेंट के थ्रू कोई और सर्विस सप्लाई की गई, कोई और गुड सप्लाई किए गए जो 95 में नहीं है, तो उसके ऊपर टीसीएस काटा जाएगा बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है सर, बट ऑन अदर गुड्स एंड सर्विस नॉट नोटिफाइड ई कॉमर्स विल कलेक्ट टीसीएस। उसके बाद बोला गया है सर क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर, देखिए सर ई कॉमर्स ऑपरेटर ना अपना कमीशन पे तो जीएसटी पे ही कर रहा है, इसका जो कमीशन होता है, इन लोग से जो कमीशन लेता है, तो सर कमीशन के ऊपर तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑलरेडी अपना जीएसटी पे कर रहा है नॉर्मली। अब सर 95 वाली सप्लाईज का पैसा कलेक्ट करके रेस्टोरेंट की सर्विसेज पे भी 95 में जब ये जीएसटी पे करेगा तो क्या सर इसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होगा? गवर्नमेंट ने बोला नहीं बेटा, नॉर्मली जैसे कमीशन के लिए जीएसटी पे करता है वैसे ही 95 वाली सप्लाईज पे भी जीएसटी कलेक्ट करके पे कर देगा, उसे कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन टू पे द टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सर ये रेस्टोरेंट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा? हाँ सर, रेस्टोरेंट चाहे रजिस्टर्ड है, रेस्टोरेंट चाहे अनरजिस्टर्ड है, अगर ई कॉमर्स के थ्रू खाना बेचा गया है तो बेटा रेस्टोरेंट के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल होगा। लिखा है ई कॉमर्स विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन सप्लाईज मेड बाय अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट थ्रू इट, मतलब अगर रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है चाहे रजिस्टर्ड भी हो, हमेशा याद रखिएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल रहेगा। उसके बाद सर एक बात बताइए, ये रेस्टोरेंट ना नॉर्मली खाना भी बेचता है, नॉर्मली मतलब आप जाइए चेयर टेबल लगा देगा और आपको भी खाना देता है। समझ लीजिए इसका टर्नओवर यहां से 10 लाख है और इसने स्विगी जोमेटो के थ्रू जो बिजनेस किया है वो 5 लाख का है, तो रेस्टोरेंट का सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? गवर्नमेंट ने बोला नालायक, ये जो तूने बेचा है ये भी तेरा एग्रीगेट टर्नओवर है और तूने जो स्विगी जोमेटो के थ्रू बेचा है वो भी तेरा टर्नओवर है, तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर यहां पे 15 लाख रुपीस हो जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रेस्टोरेंट shall include value of supplies made through e-commerce। ठीक है सर, उसके बाद यहां बोला गया है सर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये देखिए सर जनरली क्या होता है जब रेस्टोरेंट खाना बेचता है ना, खाना के ऊपर जीएसटी रेट 5% है। अब रेस्टोरेंट अगर खाना बेचता है तो सर रेस्टोरेंट को तो कोई आईटीसी नहीं मिलता क्योंकि 5% जीएसटी होता है उनके खाने बेचने पे, उनको आईटीसी अलाउड नहीं होता। अब सर आपने बोला कि सप्लायर ये नहीं रहेगा, अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज ई कॉमर्स के थ्रू गई तो सर सप्लायर ये बन जाएगा। अब सर एक बात बताइए, ई कॉमर्स ऑपरेटर जब यहां पे जीएसटी कलेक्ट करके 5% जीएसटी पे कर रहा है तो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या वो सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? तो गवर्नमेंट ने यहां बोला बेटा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अपनी सर्विसेज दे रहा है उसके लिए जो जीएसटी पे कर रहा है उसके लिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो ले सकता है, लेकिन सर क्या उसे कुछ आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अब रेस्टोरेंट की जगह उसने ले ली है, रेस्टोरेंट को क्रेडिट्स नहीं मिलते तो उनको भी कुछ क्रेडिट नहीं मिलने चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला यहां पे रेस्टोरेंट को सारे क्रेडिट्स अलाउ रहेंगे, कोई आईटीसी रिवर्सल का जरूरत नहीं पड़ेगा।
यही यहां पे बोला ई कॉमर्स शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑन विच इट पेज जीएसटी एंड ऑल्सो ई कॉमर्स। अब देखिए ये जो कमीशन का जीएसटी है ये पे करने के लिए तो ये आईटीसी यूज कर सकता है, लेकिन आईटीसी को इस जीएसटी को पे करने के लिए यूज नहीं कर सकता है। इसे कैश में ही पे करना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। ई कॉमर्स शैल पे द जीएसटी इन कैश। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सर समझ लीजिए एक बंदा था, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास गया, ऑनलाइन गया ई कॉमर्स के पास, बंदा या बंदी कोई भी थी, और उसने क्या किया, एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, फूड के लिए भी ऑर्डर प्लेस किया, और सर उसने कोई गिफ्ट आइटम भी ऑर्डर प्लेस किया, सिंगल ऑर्डर में ही ऑर्डर प्लेस किया। अब सर इसमें क्या हुआ ना, ये ऑर्डर आ गया एक रेस्टोरेंट के पास। अब ये रेस्टोरेंट वाला ना फूड भी देता है, रेस्टोरेंट सर्विसेज भी दे रहा है, और सर ये रेस्टोरेंट वाला वो जो गुड्स है गुड्स को भी पैक करके सप्लाई कर रहा है। तो सर इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोला इस केस में क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड गिफ्ट भी इन्वॉल्व है, जो गिफ्ट गुड्स है, तो सर इस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए फूड सर्विसेज पे तो क्या होगा, पैसा जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास आएगा, ई कॉमर्स ही उसके ऊपर जीएसटी अंडर सेक्शन नंबर 95 पे कर देगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इनवॉइस देगा रिलेटिंग टू रेस्टोरेंट सर्विस, जीएसटी कलेक्ट करेगा और पे कर देगा। विथ रिगार्ड्स टू जो गुड्स का यहां पे ऑर्डर आया था, तो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, गुड्स है राइट, तो गुड्स वाला जो अमाउंट था उसके लिए तो यही इनवॉइस रेज करेगा, यहां पेमेंट आया है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काटेगा और रिमेनिंग अमाउंट इस रेस्टोरेंट वाले को भेज देगा। ये रेस्टोरेंट फूड और गुड्स दोनों बेचता है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां बस सिंपल सा बात यही बोला गया कि अगर एक सिंगल ऑर्डर आया, इफ रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड अदर गुड्स और सर्विस आर सोल्ड बाय द रेस्टोरेंट टू कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर, एडवाइजेबल है ई कॉमर्स ऑपरेटर सेपरेट बिल रेज करेगा फॉर रेस्टोरेंट सर्विस, जीएसटी कलेक्ट करेगा और पे करेगा। लेकिन अदर गुड्स एंड सर्विस के ऊपर तो जो सप्लायर है वही बिल रेज करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेगा और रिमेनिंग अमाउंट सप्लायर को दे देगा। उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल नहीं होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर लायबल रहेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यहां बोला गया जो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इंडिया में है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लायबल रहेंगे, अगर उनका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में है वो लायबल रहेंगे। सर अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में नहीं है तो गवर्नमेंट गला किसका पकड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने यहां बोला कि उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इंडिया के बाहर है, बेटा बिजनेस करना है ना इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कीजिए फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स और उसका गला पकड़ लेंगे हम, ही शैल बी लायबल। गवर्नमेंट प्रैक्टिकली थोड़ी गला पकड़ता है, ओनली फॉर क्लासरूम पर्पज, ठीक है सर। डन। उसके बाद सर यहां पे अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 9 हो गया। सर सेक्शन नंबर 9 में आपने क्या पढ़ाया, सेक्शन नंबर 9(1) पढ़ाया नॉर्मल लेवी, 9(2) क्या पढ़ाया, एचपी मैन, 9(3) मैंने रिवर्स चार्ज के बारे में बताया, डायग्राम्स, 9(4) मैंने प्रमोटर्स का आरसीएम बोला, सेक्शन नंबर 9(5) मैंने THAR सर्विसेज बोला। अगर आप इधर देखोगे तो मैंने थार बनाया है, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मोटर कैब, मैक्सी कैब वगैरह, H फॉर हाउसकीपिंग सर्विसेज, A फॉर अकोमोडेशन सर्विसेज एंड R फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज। ध्यान रखिएगा 9(5) में थार सर्विसेज है, ठीक है सर। अब सुनिए सेक्शन नंबर 9(1) जैसे ही एग्जैक्टली सेम है सेक्शन नंबर 5(1), 5(2), 5(3), 5(4) एंड 5(5). सर सेक्शन नंबर 5(1) में जो सेक्शन नंबर 9(1) में बोला गया था वही बोला गया है, बस इंट्रा को इंटर कर दीजिए, बस आपको इंट्रा स्टेट को इंटर स्टेट करना है एंड 20% की जगह, क्योंकि सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी इज आईजीएसटी, तो सर ये 20% की जगह 40% हो जाएगा। उसके बाद इधर एक छोटा सा पॉइंट बोला गया है कि जब भी इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज इंटरस्टेट सप्लाई, उस पे आपको आईजीएसटी लगता है, जो आईजीएसटी है वो कलेक्ट किया जाएगा अंडर द कस्टम एक्ट। बस इतना ही बोला है कि आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इंपोर्ट करना इंटरस्टेट सप्लाई है, उस पे जो आईजीएसटी लगेगा सर दैट शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट सर ऑन द वैल्यू व्हिच इज डिटरमाइंड अंडर द कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट में सेक्शन नंबर 14 हेल्प करता है आपको वैल्यू डिटरमाइन करने में। सर उस जो सेक्शन नंबर 14 के बाद हम बाकी सारी ड्यूटीज ऐड करते हैं, तो वो आप कस्टम्स में पढ़ोगे सर। तो जो वैल्यू आपको कस्टम्स एक्ट में बोला गया है उसी वैल्यू पे आपको जीएसटी पे करना है जब आप कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो। सेक्शन नंबर 5(2) बोलता है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एचपी मैन के ऊपर आईजीएसटी लगेगा। कब लगेगा सर, जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 5(3) में दो एडिशनल सर्विसेज बोली गई हैं। पहला सर्विस
any services which are provided by a person from non taxable territory to a person in taxable territory। तो सर याद है आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ता था, उसी की बात कर रहे हैं यहां पे दो एडिशनल सर्विसेज नोटिफाइड है। बाकी 9(3) वाली सर्विसेज यहां पे भी है, जो हमने 9(3) में रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशन से सर्विसेज पढ़ी है वो 5(3) में भी नोटिफाइड है, बस इंट्रा को इंटर कर लेना। ठीक है सर, अब सुनिए, एनी सर्विसेज बाय ए पर्सन इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर टैक्सेबल टेरिटरी में देगा तो आप अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज आपको जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। यस सर, याद आया, लेकिन सर अगर नॉन बिजनेस पर्पस होता है तो एग्जम्प्ट होता है। ठीक है सर, उसके बाद लेकिन अगर आपने सर OIDR अदर देन टू एन NTOR नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, मतलब OIDR सर्विसेज अगर आपने बाहर से ली है, OIDR ने NTOR को दिया है जो बेसिकली एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो OIDR ही जीएसटी कलेक्ट करता है और पे करता है गवर्नमेंट को। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आता है, रिवर्स चार्ज नहीं लगता। उसके बाद सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल, याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हुआ है वेसल से हुआ है, और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, इंडिया के बाहर से कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, कौन दे रहा है? बाहर का बंदा, फॉरेन शिपिंग कंपनी दे रहा है, और आप इंपोर्टर इंडिया में है, टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देना पड़ेगा। बोल बेटा बोल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस लिया है बाय वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया, फॉरेन शिपिंग कंपनी दे रहा है, और आप इंडिया में इंपोर्टर है, तो आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। उसके बाद 94 एंड 95 वाली सर्विसेज सेम यहां पे भी लिखी हुई हैं कि सर अगर समझ लीजिए ई कॉमर्स के थ्रू कोई सर्विस दी गई, वो इंटरस्टेट थी, तो सर इंटरस्टेट के केस में क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर आईजीएसटी देगा? हाँ बेटा, सेम है यहां पे 94 एंड 95 वाली जो सप्लाई, जहां जहां इंट्रा लिखा हुआ है बस उसको आप इंटर कर लीजिएगा, बस उतना ही बोला है यहां पे, इंट्रा बस इंटर हो जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। बाकी मैंने एफबी स्कूप का फुल फॉर्म यहां लिख दिया है। एफबी स्कूप हम कहां यूज करते हैं? जीटीएस सर्विसेज में यूज करते हैं सर। उसके बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट का पॉइंट है यहां पे। एक क्या अमेंडमेंट का पॉइंट है? इन्होंने यहां पे एक अमेंडमेंट में बेसिकली एक्सप्लेनेशन एक इंसर्ट कर दिया है कि सर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको सर्विसेज देता है, उस पे एक बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में पे करता है, तो इन्होंने बोला आरसीएम प्रोविजन शैल आल्सो अप्लाई टू पार्लियामेंट, मतलब जैसे गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं वैसे ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी अप्लाई करेंगे। और अब इधर वर्ड कोर्ट और ट्रिब्यूनल भी डाल दिया है, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, तो ये बोल रहे हैं आरसीएम प्रोविजन शैल आल्सो अप्लाई टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल एज दे अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट। तो समझ लीजिए कोर्ट है, कोर्ट ने एक चैम्बर को रेंट आउट किया है, तो रेंट आउट करने पे जो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड होगा तो बिजनेस एंटिटी को जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि सर जैसे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरसीएम के प्रोविजंस है, उसी तरह से सर अगर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट और ट्रिब्यूनल सर्विस देता है उस पे भी आरसीएम वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। बस बाबा बस, यही मेरा कंप्लीट डिस्कशन विद रेस्पेक्ट टू चार्ज ऑफ जीएसटी खत्म होता है। ए ग्रेडेड चैप्टर है, A+ बोल ले। डायरेक्ट क्वेश्चन तो जनरली नहीं आता, लेकिन जो आपका बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें सेक्शन नंबर 9(3) पूछ लेते हैं, छोटा क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन नंबर 9(5) से आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। उसके अलावा इधर जो एडिशनल 2 सर्विसेज मैंने बोली हैं इनका भी आपको ध्यान रखना है। सर ये जो 3-4 मैंने सर्कुलर पढ़ाए हैं फटाफट पढ़ लेना, ऑल्दो बी ग्रेडेड सर्कुलर्स हैं लेकिन सर्कुलर्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। क्लोज करूंगा अपना डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी। कांग्रेचुलेशन पीपल।